बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक और मॉरल स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। आज की हमारी कहानी का इन्वान है एहसास मोहब्बत और इसे किरण नोमान ने तहरीर किया है। आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। तमाम घर की फिजा खामोश और पुरसकून थी। नायत तंदई के साथ वो सिल पर शामी कबाबों का मसाला पीस रही। रात खासी बीत चुकी थी, पर इसने जानते बूझते ये काम सबसे आखिर में रखा था, क्योंकि सिल पर पीसने की मशक्क़त के बाद किसी और काम की हिम्मत नहीं रहती थी, और दिन में तो इसके काम कभी ख़त्म ही ना हुए थे। इसलिए इसने सोचा था मसाला पीसते ही सोने के लिए चली जाएगी, पर अब वो कुछ देर से उलझन में मुब्तला थी। इसे अपनी कमर पर किसी की निगाहों का इर्तिकाज़ मुसलसल महसूस हो रहा था, और यकीनन वो निगाहें इर्तज़ा अहमद की ही थीं। कई दिनों से वो इर्तज़ा का ये नया अंदाज महसूस कर रही थी। ज़बान की बजाय वो अक्सर आंखों से बातें करने लगे थे, पर अब इसके पास इन बातों के जवाब में स्वाय तासुफ़ के और कुछ नहीं था। वो इनकी निगाहों से निगाहें फेर लेती थी और वो दिल महसूस कर रह जाते थे। कुछ चाहिए आपको? कुछ कहने के लिए इनका मुंह खुला फिर बंद हो गया। न जाने क्या कहना चाहती थी, पर कहा तो सिर्फ इतना। और कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट तो लग जाएंगे। अकेले ही लगी रहती हो, फरी से भी कहा करो, इस तरह जल्द काम निमट जाएगा। इनकी बात पर वो चंद लम्हे खामोशी से इन्हें देखती रही। आप कहते हैं तो कह दूंगी। वो इसकी बात और इससे पहले वाली खामोशी लम्हों में समझ गए और कुछ शर्मिंदगी से सर झुकाकर अपने कमरे की तरफ चल दिए। इन्हें याद आ गया था कि चंद रोज कबल वो फरी से किचन में किसी काम के लिए ही कह रही थी, पर फरी इससे बहस करने लगी। फिर तेज तेज चलती अम्माजान के पास चली आई और दादी से माँ के रवैये की शिकायत करने लगी। इर्तज़ा इस वक्त अम्माजान के पास ही बैठे थे। फरी अम्माजान की बेहद लाडली पोती थी और इन्हें ये कतन गुवारा नहीं था कि कोई इनकी पोती को सख्त बात कहे। उन्होंने इर्तज़ा से कहा, बुलाओ अपनी बीवी को फौरन और कहो इससे कि खबरदार जो आइंदा फरी को किसी काम के लिए कहा। भला स्कूल कॉलेज पढ़ने वाली लड़कियां अपनी पढ़ाई करेंगी या चूल्हे चौके में अपनी जान खपाएंगी? अम्माजान का हुक्म और इर्तज़ा न माने, ये तो हो नहीं सकता था। सो फौरन चला चला कर इसे आवाजें देने लगे, नेहा नेहा। वो आई तो हस्बे मामूल उन्होंने माँ बेटी के सामने इसे डांट कर रख दिया। शुरू वो जब इसे अपनी माँ बहनों और भाई के सामने डांटते तो दिल को बड़ी तकलीफ होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक टीस बन गई और अब तो वो टीस भी नहीं उठती थी। न जाने वजूद में कहाँ जा दबी थी। अब इसे कुछ भी बुरा नहीं लगता था। भला इंसान कितना और कहाँ तक बुरा मानता चला जाए। नेहा का ताल्लुक एक पढ़े लिखे मुहज्जब घराने से था। वो 3 भाइयों की अकलौती बहन थी। शक्ल सूरत में ज्यादा हसीन नहीं थी, बस कबूले सूरत थी। माली हालात बहुत अच्छे नहीं थे तो बहुत बुरे भी नहीं थे। सो रिश्ते भी कुछ खास नहीं आए, और जो आते वो अबू को पसंद नहीं आते थे। होते होते तीनों भाइयों की शादी हो गई। भाभियां अलग मजाज की थीं, पर अम्मी अबू के रौब में रहती थीं। नेहा को पढ़ने का शौक था और अबू को पढ़ाने का, इसलिए पढ़ते पढ़ते डबल MA भी कर लिया, पर कोई ढंग का रिश्ता नहीं आया। अबू के गुजरने के बाद चंद माह तो हालात कंट्रोल में रहे, फिर आस्ता आस्ता मामलात अम्मी के हाथ से निकलकर भाभियों के हाथ में जाने लगे। इससे पहले कि सब कुछ अम्मी के बस से बाहर हो जाता, आखिरी आने वाला उम्र में 12 साल बड़े होने के बावजूद इर्तज़ा अहमद का रिश्ता कबूल कर लिया गया। इर्तज़ा 6 बहनों और 1 भाई के सबसे बड़े भाई थे। छोटा मुर्तज़ा उनसे उम्र में 16 साल छोटा था। इसकी पैदाइश के चंद माह बाद ही इर्तज़ा के अब्बा गुजर गए थे। अम्मा ने कड़ी मेहनतों से 8 बच्चों को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। इर्तज़ा की जॉब लगी तो अम्मा ने पहले दिन ही इनके कान से निकाल दिया कि जब तक 6 की 6 बहनें पार नहीं लगेंगी, बहू घर नहीं आएगी। 6 बहनों को पार लगाते लगाते इर्तज़ा उम्र का 35वां साल भी पार कर गए। लतीफ़ जज्बात की जगह चिड़चिड़ेपन और बेजारियत ने दिल में घर कर लिया। अम्मा ने इन्हें दुनिया से सेंध सेंध कर पाला था, क्योंकि वो अम्मा के बुढ़ापे का सहारा
اور 7 بہن بھائیوں کے واحد کفیل تھے، اس لیے اماں نے انہیں زمانے کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ گھر سے آفس اور آفس سے گھر ہی ان کی کل کائنات بن کر رہ گئے تھے۔ زیادہ دوستوں سے ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اماں کی مشکلوں اور تکلیفوں کا زمانہ انہوں نے دیکھا تھا، سو خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی اپنی ذات سے اماں کو دکھ نہیں دیں گے۔ اماں کا ہر حکم ان کے لیے عرف آخر تھا، وہ ان کی زندگی کے ہر معاملے میں حاوی تھیں۔ شادی کی پہلی رات بھی اماں نے ارتضیٰ کو سمجھا دیا تھا کہ مرد کی زندگی میں یہ رات فیصلہ کر دیتی ہے کہ آج کے بعد وہ پیر و مرشد ہوگا یا زن مرید۔ یہ بات مرتضیٰ کی مردانہ انا پر کاری ضرب کی طرح لگی تھی۔ انہوں نے پہلی رات ہی منوا لیا کہ حکمرانی صرف انہی کی چلے گی۔ نیا چپ چاپ ان کے آگے سرنگوں ہو گئی۔ بعد کی زندگی بھی بڑی عجیب تھی۔ شادی سے پہلے کی زندگی نیا نے بڑے سکون سے گزاری تھی، پر بعد کی زندگی بڑے ہنگامہ خیز دور میں داخل ہو گئی تھی۔ 6 بہنوں کا گھر میں آنا جانا لگا رہتا۔ اماں خود تیز اور گرجدار آواز میں بات چیت کی عادی تھیں۔ ہفتے بعد نیا کا کام میں ہاتھ لگا تو اس نے خود کو ان ہنگاموں سے بچانے کے لیے گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ اس پر نندوں کو سخت اعتراض ہوا کہ شاید پڑھی لکھی بھابھی انہیں اہمیت نہیں دے رہی اور جان چھڑا کر کام میں لگ جاتی ہے۔ اماں نے یوں سزا دی کہ سارے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا اور پورے گھر کا بوجھ اکیلی نیا کے کندھوں پر ڈال دیا۔ اگر جو تھوڑی دیر ساس نندوں کے پاس آ بیٹھتی تو ان کی چیختی چلاتی آوازوں میں اسے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ زیادہ تر چپ ہی رہتی، مگر اماں کے نزدیک یہ گناہ میسنا پن تھا۔ اماں کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ آفس سے آنے کے بعد ارتضیٰ کے سامنے اس کے کردہ نہ کردہ گناہ گنواتی تھیں اور پھر کہتی تھیں کہ بلاؤ اپنی بیوی کو اور سمجھاؤ اسے کہ ہمارے گھر میں یہ سب نہیں چلے گا۔ اور پھر ارتضیٰ ماں کا حکم بجالاتے ہوئے روزانہ تقریباً سب کے سامنے اسے ذلیل کرتے اور وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہتی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح اس کے دل میں بھی ایک چاہنے والے شوہر کا تصور تھا، پر نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں صرف ڈانٹنے والا شوہر ہے۔ مزید ستم یہ ہوا کہ اولاد بھی باپ اور دادی کے رنگ میں رنگتی چلی گئی۔ بچے بھی اسے چیخ چیخ کر آرڈر دینے لگے، خاص کر فری تو بالکل دادی پر چلی گئی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے دادی نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ شامیر اور شہیر ابھی چھوٹے تھے۔ نیا ہر ایک کی بات مان لیتی تھی، مگر جیسے جیسے فری بڑی ہو رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ فری اچھی سلیقہ مند بیٹیوں کی طرح گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، پر پہلے ہی قدم پر دادی پوتی اور ارتضیٰ نے اسے مل کر اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے آپ سے ہی لڑ کر رہ گئی، پر اب ارتضیٰ کا یہ نیا انداز اسے شدید حیرت میں مبتلا کیے دے رہا تھا۔ یہ تب سے ہوا تھا جب سے وہ مرتضیٰ کے پاس 15 دن دبئی میں رہ کر آئے تھے۔ 10 سال قبل مرتضیٰ جاب کے لیے دبئی گیا تھا اور 1 سال بعد ہی اس نے وہاں ایک پاکستانی فیملی میں شادی کر لی۔ اماں پاکستان میں اس کے لیے لڑکی تلاش کیے بیٹھی تھیں۔ یہ سنتے ہی کہ اس نے وہاں شادی کر لی ہے، اماں غصے سے آگ بگولا ہو گئیں اور اس کی بیوی کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس لیے وہ 2 سال بعد چند دن کے لیے خود پاکستان آ جاتا تھا، لیکن اپنی بیوی کو کبھی ساتھ نہیں لایا۔ یہ کیا پہن لیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں؟ پچھلے سال عید پر بنائے جانے والے کپڑے پہن کر وہ شامیر اور شہیر کے اینول ڈے پر جانے کے لیے تیار تھی۔ ارتضیٰ کی بات سن کر وہ حیرت سے خود کو دیکھ کر چپ کی چپ رہ گئی۔ کیا ارتضیٰ نہیں جانتے تھے کہ زمانوں سے اماں اس کی ضرورتیں اپنی بیٹیوں سے پورا کرواتی تھیں؟ وہ خود بھی اپنی طرف سے بے حد لاپرواہ ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد عورت کی خواہشات اس کے مرد کی خواہش کے تابع ہو جاتی ہیں۔ مرد خوش مزاج اور پرواہ کرنے والا ہو تو لاپرواہ عورت کی خود پر توجہ دینے لگتی ہے، اور اگر مرد توجہ نہ دے تو عورت کی خواہشات اس کے اندر ہی دم توڑ دیتی ہیں۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ خود اس کی الماری کی طرف بڑھ گئے، مگر اندر کا حال دیکھ کر انہیں اس کی خاموشی کی وجہ سمجھ آ گئی۔
इतना गया गुजरा नहीं हूँ मैं कि मेरी बीवी साल में ढंग के 2-4 जोड़े भी नहीं बनवा सके। इनके तीखे अंदाज पर वो सर झुकाकर रह गई। अम्मा से कह दूंगी, वो बनवा देंगी। इसकी बात सुनकर इन्हें एहसास हुआ कि वो इससे शिकवे का हक नहीं रखते। उन्होंने इसके हाथ में कभी पैसा दिया ही नहीं था। वो अपनी सारी कमाई अम्मा के हाथ में देते थे। शुरू में इसने कभी अपनी ज़रूरतों के लिए पैसे मांगे भी तो वो कह देते थे कि अम्मा से मांगा करो। अपने पीछे आने का इशारा करके वो कमरे से बाहर निकल गए। गाड़ी ड्राइव करते हुए वो मुसलसल सोचते रहे कि जाने कितना अरसा हो गया हमारे दरमियान से मियाँ बीवी वाला रिश्ता तो जैसे ख़त्म ही हो गया। सवाए ज़रूरत के और कोई बात ही नहीं रह गई। ये औरत जो मेरे साथ बैठी है, इसे मैं अपनी बीवी बना कर लाया था। कितनी अजनबी और लातल्लुक़ होती जा रही है। मुझसे न किसी ज़रूरत का कहती है, न कोई शिकायत करती है, न कभी झगड़ती है। बीवी ऐसी तो नहीं होती। बीवी तो मारिया जैसी होती है। हंसती, खिलखिलाती, शौक रंगों में सजी, घर में रौनक लगाने वाली, फरमाइशें करने वाली, बच्चों को डांट डपट करती हुई, मोहब्बत की खुशबू से गूंदी। ये नया वैसे क्यों नहीं? इन्हें शिकायत हुई, पर अगले ही लम्हे इन्हें मुर्तज़ा के अल्फाज याद आए तो वो अंदर अंदर नदामत के समुद्र में गर्क होने लगे। वो जो इसे कनखियों से देख रहे थे, दोबारा देखने की हिम्मत न कर सके। भाई, आपको बिरयानी कैसी लगी? मारिया ने बहुत इश्तियाक से इर्तज़ा से पूछा था। अच्छी है। इतने मुख्तसर जवाब पर मारिया का मुंह बन गया। इसने इतने ही इश्तियाक से मुर्तज़ा से पूछा। औसम, ज़बरदस्त। तुमसे अच्छी बिरयानी तो दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। इसकी तारीफ पर वो खिल उठी। बस अब ज्यादा ना चढ़ाओ, पर लगता है बाई को ज्यादा अच्छी नहीं लगी। लगता है नया भाभी ज्यादा अच्छी बनाती होंगी। क्यों भाई, ऐसा ही है ना? जवाबन इर्तज़ा खामोश ही रहे। एक तो वो थे कमगो और दूसरा औरतों से जल्दी फ्री नहीं होते थे। मुर्तज़ा ने आंखों आंखों में मारिया को मना कर दिया। इर्तज़ा को इनकी कंपनी की तरफ से एक सेमिनार अटेंड करने के लिए 15 दिन के लिए दुबई भेजा गया था। मुर्तज़ा रिसीव करने एयरपोर्ट आया था और होटल के बजाय अपने घर ले गया था। इर्तज़ा ने मना भी किया था, मगर एक तो खून की कशिश और बाप की तरह पालने वाले बड़े भाई को होटल में ठहराना मुर्तज़ा को अच्छा नहीं लगा था। मारिया भी इतने सालों में पहली बार किसी ससुराली रिश्तेदार को अपने घर देखकर बहुत खुश थी। ये एक और तरह की दुनिया थी। मुर्तज़ा, मारिया और इनके 2 बच्चे थे, एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे का एहसास करते हुए। मारिया किचन में काम करती तो मुर्तज़ा भी इसका हाथ बटाने खड़ा हो जाता। मुर्तज़ा लैपटॉप पर काम करता तो मारिया 2 कप कॉफ़ी बनाकर इसके पास आ जाती, इसके साथ बैठकर देखती जाती और दुनिया जहां की बातें भी करती रहती। रोज़ किसी न किसी बात पर हल्का फुल्का झगड़ा करते और रोज़ कोई न कोई एक दूसरे को मना लेता। मुर्तज़ा रोज़ाना ऑफिस से आते हुए कुछ न कुछ लेकर आता, कभी मारिया के लिए, कभी बच्चों के लिए और कभी घर की सजावट का सामान। मारिया हर रोज़ इसकी पसंद का खाना बनाती और रोज़ इसकी पसंद का लिबास पहनकर इसके इंतज़ार में तैयार रहती। जब वो आता तो इससे पूछती, मैं कैसी लग रही हूँ? जवाब में वो उसके कान में कुछ ऐसा कहता कि वो शर्म से गुलनार हो जाती और बनावटी गुस्सा दिखाने लगती। इर्तज़ा इन दोनों पर ध्यान नहीं देते थे, पर इन दोनों का वालियाना अंदाज इस इर्तज़ा को जगा गया जिसमें मोहब्बत थी, चाहत थी, जो सोचा करता था कि जब मेरी शादी होगी तो ऐसा होगा, वैसा होगा। मोहब्बत के वालियाना अंदाज होंगे, पर बढ़ती उम्र के साथ इन जज्बात पर चिड़चिड़ेपन और बेजारियत के पर्दे पड़ गए। बहनों की शादियां करते करते इनकी अपनी शादी के अरमानों पर ओस पड़ गई और जब शादी हुई तो पहले दिन ही माँ और बहनों ने कान में डाल दिया कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की सर पर चढ़ जाती है, बीवी की ज्यादा तारीफ न करना। तो पहले दिन से ही नेहा की हर अच्छी बात इनके लिए नाकाबिले तारीफ हो गई। जब वो पूछती मैं कैसी लग रही हूँ तो जवाब देते जैसी हो, और जब पूछती खाना कैसा बनाया है तो बोलते बस ठीक है। अम्मा ज्यादा अच्छा बनाती थीं। आस्ता आस्ता इसने पूछना ही छोड़ दिया।
आए दिन वो अम्मा के इसकी गलतियां बताने पर इसे डांटते रहते थे। शुरू में वो अपनी सफाई पेश करना चाहती थी, मगर वो आगे से कहते तो क्या अम्मा झूठ बोल रही हैं, तो वो चुप हो जाती और फिर वो चुप ही रहती। वो चुपचाप सबकी मान लेती थी, इसलिए कभी किसी से नहीं झगड़ी। न चाहते हुए भी वो हर बात में नेहा और मारिया का मुआवजा कर रहे थे, मगर अपना और मुर्तज़ा का नहीं। जिस दिन इनकी वतन वापसी थी, इससे एक रात पहले वो शायद टूथपिक लेने किचन में आए थे, पर मारिया और मुर्तज़ा की बात सुनकर चंद कदम दूर ही रुक के, तुम दोनों भाई कितने मुख्तलिफ हो। मुर्तज़ा, शुक्र है तुम इर्तज़ा भाई जैसे बिल्कुल नहीं हो, वरना मेरा और तुम्हारा एक दिन भी गुजारा न होता। पता नहीं अपनी बीवी के साथ किस तरह बिहेव करते होंगे। वो मुर्तज़ा के लिए काफ़ी बना रही थी। जैसे हैं वैसे ही बिहेव करते हैं। ये आवाज़ मुर्तज़ा की थी। यू मीन रूड, सो मच रूड। मैंने कभी अपने भाई भाभी को हंसते बोलते नहीं देखा, बल्कि भाई को सबके सामने भाभी को डांटते ही देखा है, ना ही इनके लिए कुछ लाते देखा है। आफरीन है हमारी भाभी पर, जो पिछले 17-18 साल से भाई के पर एक हरफ ज़बान पर नहीं लाती। अम्मा और बहनों के मसलों में भाई ने अपनी ज़िंदगी कभी जी ही नहीं और ना ही भाभी को जीने दी है। ये अल्फाज इर्तज़ा के दिल को काट के वापस आने के बाद एक एक लम्हा इनका एहतसाब बन गया। इन्हें अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी की बेरौनकी हर तरफ छाई हुई नजर आई। सुबह से लेकर रात तक वो जज्बात से हारी मशीन की तरह घर के कामों में जुटी रहती। रात को बिस्तर पर आते ही थकन से चूर मुंह फेर कर सो जाती। इसकी खामोशी इनके लिए सजा बनती जा रही थी। स्कूल से वापसी पर वो इससे और बच्चों को घर छोड़कर चले गए। शाम में आए तो काफ़ी सारे शॉपिंग बैग साथ में थे। रात वो कमरे में आई तो वो इसके इंतज़ार में जाग रहे थे। बेड पर शोक रंगों वाले 4-5 सूट बिखरे हुए थे और एक डब्बा इनके हाथ में था। हैरत में डूबी वो इनके करीब आई तो उन्होंने डब्बा खोलकर इसके सामने किया, जिसमें रंग बिरंगी चूड़ियाँ करीने से सजी थीं। वो हैरत में डूब गई, चुप रही, ना कुछ पूछा ना कुछ कहा। पर जब उन्होंने खुद इसका हाथ पकड़कर चूड़ियाँ पहनानी चाहिए तो इसने अपना हाथ खींच लिया। मुझे ना अब इनकी ज़रूरत है और ना शौक। उन्होंने दुख से इसकी तरफ देखा। ज़रूरत है, सुहागन हो, कोई बेवा नहीं हो, और सुहागनों के हाथ खाली अच्छे नहीं लगते। एक इस्तेज़ाई हंसी इसके चेहरे पर छा गई। जिस्म ज़रूर सुहागन है, मगर मेरे दिल ने एक अरसे से बेवगी की चादर ओढ़ रखी है। वो तड़प से गए। ऐसी बातें ना करो नेहा, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। तुम्हें कभी मोहब्बत का एहसास नहीं दिया, कभी तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल नहीं किया, मगर अब ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ मेरा यकीन करो, तुम्हारे लिए खुदा ने मेरा दिल बदल दिया है। इसने हैरत से इर्तज़ा को देखा। क्यों, अब क्यों बदल गया है मुझ में? मैं वही तो हूँ, बल्कि अब तो पहले से भी ज्यादा बदहाल हो गई हूँ। बड़ी मुश्किलों से एहसास और ख्वाहिशात का गला घोंटा है मैंने अपने वजूद में। अब मुझ पर मेहरबान होकर फिर से अजियत में मुब्तला न करें। मुझे वैसे भी अब हमारे अपने लिए सोचने का क्या वक्त रह गया है, अब तो बच्चे जवान हो गए हैं। इर्तज़ा निदामत का घोंट भरकर रह गए। नेहा, मुझे अपनी कोताहियों का इजाला करने के लिए एक मौका तो दो। आपने पहले भी अपने दिल की और अब भी अपने दिल की करना चाह रहे हैं, मगर क्या 18 साल की ज्यादतियों का इजाला कर पाएंगे आप? वो इनके दिल पर चोट लगा कर ऐसा सवाल उनके लिए छोड़ गई थी जिसका जवाब इन्हें ज़बानी नहीं अमली तौर पर देना था। अगले दिन ऑफिस से वापसी पर वो माँ के पास बैठ के चाय पी रहे थे, तभी फरी हाथों में काफ़ी सारे कपड़े उठाए चली आई। देखें दादी जान, कल ये सारे कपड़े मैंने मरम्मत करने के लिए अम्मी जान को दिए थे, मगर उन्होंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। वो नरूठे अंदाज में दादी के साथ लगकर बैठ गई। इसने जब भी कभी कोई काम जल्दी करवाना होता था यही हरबा इस्तेमाल करती थी। देख रहे हो अपनी बीवी का नकमापन? बुलाओ इसे और कहो कि कोई काम वक्त पर भी कर दिया करे। उन्होंने एक नज़र दादी पोती दोनों को देखा और बोले, नहीं अम्मा, ये काम इसका है और अब इसे खुद ही करना है, और समझाने की ज़रूरत इसे नहीं है, अम्मा आपको है। फरी ने कल को पराए घर जाना है। बदसलीका और फोड़पन साथ लेकर गई तो अगली सारी ज़िंदगी इसको भी कोसेंगे और हमें भी। इसे समझाएंगे अपनी माँ पर बोझ बनने के बजाय इसका सहारा बने, घर के कामों में इसका हाथ बटाए।
کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں صرف پڑھتی نہیں ہیں، گھر میں اپنی ماں کا ہاتھ بھی بٹاتی ہیں۔ وہ ایک خشمگین نگاہ فری پر ڈالتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہ ان کے سامنے نظر نہ اٹھا سکی۔ اماں بیٹے کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ ادھر نیہا کچن میں کھڑی سوچ رہی تھی، جن باتوں کا احساس ارتضیٰ کو آج ہو رہا ہے، ان باتوں کی سمجھ انہیں پہلے کیوں نہیں آئی؟ بس اپنی انا کے ہاتھوں تکلیف ہی دیتے رہے۔ پھر اچانک اس خیال سے چونک گئی، جس انا کے ہاتھوں کل تک وہ مجبور تھے، کیا آج اسی انا کے ہاتھوں وہ مجبور نہیں ہو رہی؟ 18 سال لگے ارتضیٰ کی انا کی دیوار کو ٹوٹنے میں، پر اس کی انا کی دیوار کو تو کسی ماں اور 6 بہنوں نے سہارا نہیں دے رکھا تھا، اس لیے وہ انا کی اس دیوار کو بلند ہونے سے پہلے ہی توڑ کر کمرے میں آ گئی۔ ارتضیٰ باتھ روم میں تھے، باہر آئے تو وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی ہوئی چوڑیاں پہن رہی تھی جو وہ کل اس کے لیے بڑے ارمانوں سے لائے تھے۔ اس نے شیشے میں ان کو دیکھا تو ان کی نگاہوں کے والیانہ پن کو محسوس کر کے ایک بار پھر سرنگوں ہو گئی۔ احساس محبت کا یہ لمحہ آپ کو کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، ضرور بتایا کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کر دیا کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔